Dear student, I am Banpal Maurya. Today in class 8, we read about production of antibody. आज हम लोग डियर स्टूडेंट पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी को। अब एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी एक प्रकार का कंपाउंड होता है यूज्ड देयर इन नेचुरल फॉर्म और सिंथेटिक derived. Antibiotics are produced by both fungi bacteria, but over 50% of antibiotics drugs are obtained from Streptococcus alone. तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि एंटीबॉडी एक या एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो एक स्पेशल काइंड के ड्रग्स होते हैं जिनका यूज ट्रीटमेंट में किया जाता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो एंटीबायोटिक्स एक प्रकार का कंपाउंड होता है जो नेचुरली फॉर्म होता है और उसको सिंथेटिक तौर पर भी बनाया जाता है। तो एंटीबायोटिक जो होता है लगभग 50% एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन किया जाता है या एंटीबायोटिक्स का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो लगभग 50% एंटीबायोटिक्स ड्रग्स जो है प्रोड्यूस की जाती हैं किसके द्वारा? स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन के द्वारा ये प्रोड्यूस की जाती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लगभग 50% स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा ये एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस की जाती हैं जिनका यूज हम मुख्य रूप से ड्रग्स के लिए करते हैं। अब इसके अलावा कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमको ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करवाते हैं। क्या? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड हमको कहाँ से प्रोड्यूस होता है? आगे हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड डिफरेंट काइंड के माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे हम कह लें एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर, राइजोपस, और पेनिसिलियम। ठीक है। अब ये राइजोपस और पेनिसिलियम ये ऐसे फंजाई होते हैं। क्या होते हैं? फंजाई। और ये क्या करते हैं कि फर्मेंट करके ये एक ऐसे सबस्टेंस या शुगर के फर्मेंटेशन से एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? ये मिल्क का फर्मेंटेशन करने के बाद क्या बनाता है? एसिड बनाता है। एसिड सबस्टेंस। एग्जाम्पल, एसिड आर डेराइव एंड मैन्युफैक्चर लार्ज स्केल फंजाई। तो एस्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड और लैक्टिक एसिड डिफरेंट काइंड के एसिड का प्रोडक्शन किया जाता है। तो एसिटोबैक्टर जो है ये लैक्टिक एसिड का भी प्रोडक्शन करता है। लैक्टिक एसिड। ठीक है। और ये जो होते हैं राइजोपस, इनके द्वारा जो है फ्यूमरिक एसिड और एस्टिक एसिड इन सब का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये फंजाई, ये माइक्रोब्स हैं और ये माइक्रोब्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? और यही माइक्रोब्स लार्ज अमाउंट में, जैसे एस्टिक एसिड हुआ आपका और एस्टिक एसिड और फिर इसके बाद आप कह सकते हैं सिट्रिक एसिड और फिर इसके बाद ग्लूकोनिक एसिड
ग्लूकोनिक एसिड। इन सारे एसिडों का प्रोडक्शन और फ्यूमरिक एसिड, ठीक है, ये सारी एसिड का प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद आगे चलेंगे, हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं एंजाइम के। तो एंजाइम के थ्रू क्या प्रोड्यूस किया जाता है, या एंजाइम बनाने वाले कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें से मेनी माइक्रोब्स आर यूज्ड इन डेरिवेशन ऑफ एंजाइम, यानी माइक्रोब्स आल्सो यूज इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम का हम फॉर्मेशन करते हैं माइक्रोब्स के द्वारा। जैसे कि कौन कौन सी एंजाइम प्रोड्यूस होती हैं, लाइक दैट लाइपेज जो लिपिड को डाइजेस्ट करती हैं, लैक्टेज जो मिल्क को डाइजेस्ट करती हैं, लैक्टेज मिल्क शुगर को डाइजेस्ट करती है, प्रोटीएज, ये सारी एंजाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। प्रोटीएज, पेप्टाइडेज, ये सारी एंजाइम क्या की जाती हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। अब कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो स्टेरॉयड प्रोडक्शन स्टेरॉयड का प्रोडक्शन भी माइक्रोब्स के द्वारा और बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। अब फिर इसके बाद हेल्प इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स का यूज हम और किस में करते हैं, हेल्प इन सीवेज मीन्स होता है कि घर से बहता हुआ जो गंदा पानी होता है, उस गंदे पानी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में इम्प्योरिटी पाई जाती है, उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और उन्हीं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम उस गंदे पानी में किल कर देते हैं, उसको साफ करते हैं, उसी को हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका यूज किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन सीवेज ट्रीटमेंट, यूज एज इंसेक्टिसाइड। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज हम क्या करते हैं कि इंसेक्टिसाइड को भी बनाने में करते हैं। जैसे हम कह लें कि सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई स्पेशली आर यूज टू कीप सर्टेन इंसेक्ट एंड पेस्ट अवे फ्रॉम द क्रॉप, जिसकी वजह से ये क्रॉप से दूर रहते हैं। अब फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉयल की फर्टिलिटी को भी क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो यूज है जो इंडस्ट्रियल वैल्यू पर। अब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल इफेक्ट of microorganism, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक पैरासाइट और infectious algae, bacteria and
जो वंस। तो डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। जो डिजीज प्रोड्यूस करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पैथोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। पैथोजन आर माइक्रोब्स that cause disease in individuals or persons। यानी किसी भी persons में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज को काज करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। और इनमें से कुछ डिजीजें क्या होती हैं, कम्युनिकेबल होती हैं, यानी एक से दूसरे में फैलती हैं। और कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। तो जैसे कम्युनिकेबल डिजीज जो स्प्रेड की जाती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पांसिबल जैसे हाउस फ्लाई हुआ, मॉस्किटो हुआ, ये डिजीज के लिए वेक्टर का काम करते हैं। डिजीज के लिए किसका काम करते हैं, वेक्टर का काम करते हैं। जैसे स्नीजिंग, स्नीजिंग यानी हमको छींक आती है तो कुछ बैक्टीरिया उस वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू अदर ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी में चले जाते हैं थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स के द्वारा। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है। जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैले उसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और कम्युनिकेबल डिजीज में भी स्प्रेड थ्रू कांटेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं इंसेक्ट के द्वारा, जैसे हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो, इन सब के द्वारा फैलती हैं। और कुछ कम्युनिकेबल डिजीज एयर के थ्रू फैल जाती हैं। कुछ जो है कम्युनिकेबल डिजीज इंसेक्ट या अदर एनिमल्स जैसे हाउस फ्लाई मॉस्किटो के द्वारा फैलती हैं। और कुछ कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी होती हैं कि जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू क्या होती हैं, पहुंचती हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे नॉर्मल पर्सन में। तो इस प्रकार से जो डिजीज होती हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती रहती हैं। इस तरह के डिजीज को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो स्टूडेंट आज इसके बाद हम पढ़ेंगे डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। डिजीज काज करने वाले वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स में पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लाइक दैट वो डिजीज काजिंग जो सबस्टेंस होते हैं वो आपके हो सकते हैं कौन कौन से, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या करता है, फुट एंड माउथ डिजीज, कैटल, कैटल में पशुओं में फुट और माउथ डिजीज जो होता है वो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा, वायरस के। तो वायरस भी डिजीज काजिंग सबस्टेंस है, बैक्टीरिया भी डिजीज काजिंग सबस्टेंस है। ठीक है। तो ये सभी डिजीज काजिंग सबस्टेंस है। कुछ डिजीज जो होती है फूड पॉइजनिंग से होती है। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग क्या होता है, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग एक स्पेशल काइंड की डिजीज होती है जिसमें इंटेस्टाइन के अंदर फूड के थ्रू एक केमिकल का फॉर्मेशन होता है, जो केमिकल बहुत ही टॉक्सिक होता है और इन्फेक्टियस होता है। ठीक है। ये बैक्टीरिया, वायरस या किसी पैरासाइट के द्वारा कार्य किया जा सकता है। इसके सिम्टम ये है कि अगर हम कोई कंटामिनेटेड फूड या वाटर को ले लेते हैं जिसके वजह से ये फूड पार्टिकल्स इंटेस्टाइन के अंदर जाकर पॉइजनस सबस्टेंस या पॉइजनस केमिकल में चेंज हो जाते हैं, और ये पॉइजनस सबस्टेंस हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वोमिटिंग कराते हैं, डायरिया करवाते हैं, या किडनी और ब्रेन की मसल्स में पेन करवाते हैं। इस प्रकार से जो है फूड पॉइजनिंग होता है। तो डिफरेंट काइंड के जो माइक्रोब्स होते हैं वो किसमें यूज किए जाते हैं, डिजीज कॉजिंग सबस्टेंस के रूप में यूज किए जाते हैं। इस कंडीशन में जब फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में किसी भी पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट्स यानी लाइक दैट साल्ट
और शुगर, मिनरल्स, इन सब का जूस या WHO का घोल हमको लिक्विड लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है। अब देखिए कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज हम करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट काइंड के सब्सटेंस का यूज किया जाता है। जैसे हम लोग पिकल्स या अचार को प्रिजर्व करते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, यानी साल्ट अधिक मात्रा में डाल देते हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल्स में प्लाज्मोलिसिस हो जाती है और वो किल हो जाते हैं। या फिर ज़्यादा अमाउंट में शुगर डाल देते हैं जिनसे उनकी बॉडी का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और प्लाज्मोलिसिस के थ्रू ये प्रोटेक्ट रहते हैं। तो इस प्रकार से फूड सब्सटेंसों को भी प्रिजर्व किया जाता है कि और इस प्रिजर्वेशन मेथड में जो सबसे सिंपल मेथड है उसमें साल्ट का यूज किया जाता है। मैक्सिमम साल्ट और शुगर का यूज करके फूड को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रिजर्वेशन इस समय पिकल्स को करने के लिए एसिटिक एसिड का किया जाता है। और ये एसिडिक सब्सटेंस जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में और उनको मल्टीप्लाई या ग्रो करने के लिए रोकते हैं। तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए हमको साल्ट या शुगर का हाई कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज ये है कि इसके यूज से ज़्यादा अमाउंट में एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट आपकी टॉपिक होती है नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल स्टूडेंट हम कल डिस्कस करेंगे और कल ही एक्सरसाइज के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए इतना रहने दीजिए और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका फिनिश या समाप्त हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर का स्टडी करेंगे इसकी एक्सरसाइज करने के बाद।